ये इसलिए उल्लेखनीय चेहरा है कि हम जो राजनीति में जिस तरह के लोगों के आने की बात करते हैं, बदलाव की जिस तरह की बात करते हैं, मंदाकिनी चौधरी जो हरलाखी से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो उन मानकों पे खरी उतरती हैं। ये यहाँ एक पंचायत है पिरोखर, जो मधवापुर प्रखंड में पड़ता है और हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के तहत ही आता है। वहाँ की मुखिया हैं। बिहार में अब जो कुछ मुखिया के बारे में जो चर्चा है ज़मीन पे, जिनकी छवि अच्छी है और जिनके बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने काम किया है, उनमें से एक नाम इनका भी है। नमस्कार। बिहार की अपनी चुनावी यात्रा कवरेज के दौरान हमने आपको कई मंत्रियों से रूबरू करवाया है, कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से रूबरू करवाया है। आज हमारे साथ जो उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय हैं। इसके बावजूद ये इसलिए उल्लेखनीय चेहरा है कि हम जो राजनीति में जिस तरह के लोगों के आने की बात करते हैं, बदलाव की जिस तरह की बात करते हैं, मंदाकिनी चौधरी जो हरलाखी से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो उन मानकों पे खरी उतरती हैं। ये यहाँ एक पंचायत है पिरोखर, जो मधवापुर प्रखंड में पड़ता है और हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के तहत ही आता है। वहाँ की मुखिया हैं। बिहार में अब जो कुछ मुखिया के बारे में जो चर्चा है ज़मीन पे, जिनकी छवि अच्छी है और जिनके बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने काम किया है, उनमें से एक नाम इनका भी है। जैसे आपने रितु जायसवाल के बारे में सुना होगा, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में रहती हैं। अभी आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं। मंदाकिनी की छवि भी ज़मीन पर वैसी ही है, काम करने वाली मुखिया की, लेकिन इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मंदाकिनी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये है कि जब आप ज़मीन पे जाते हैं तो मुखिया की छवि काफ़ी नकारात्मक रहती है जी। तो आपने अपने पंचायत में ऐसा क्या किया कि आपकी छवि जो है, और मतलब दूसरे पंचायत के लोग भी आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके कामों की तारीफ़ करते हैं, तो वो क्या बदलाव आप लाए अपने पंचायत में? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो जनप्रतिनिधि की जब भी बात होती है, आम जनता के बीच में आप जब भी रखेंगे तो जनता में एक बहुत आक्रोश रहता है जनप्रतिनिधि के नाम से ही। कहीं ना कहीं वो अपने आप में ठगा हुआ महसूस करते हैं। जब मैं मुखिया बनी थी तो मुझे भी एक ऐसा पंचायत मिला था जो कांटों का ताज था। मेरे सपने बहुत ऊंचे थे कि मुझे अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाना है, लेकिन जब इनटू द सिस्टम में उतरी, काम करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि ऐसा पंचायत जहाँ पर रोड की व्यवस्था नहीं है, हम आज़ादी के 74 साल के बाद अगर कहीं पर कच्ची सड़क की बात करते हैं तो ये अपने आप में हमारे ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि हम किस विकास की बात कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आपका गांव नहीं विकास करेगा तब तक भारत का विकास संभव है नहीं। तो जब मैं मुखिया बनी तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि काम कहीं पर भी नहीं हुआ था और आप 100% लोगों को खुश नहीं करके रख सकते हैं। तो भी एक मजबूत निर्णय मैंने लिया और प्राथमिकताएँ डिसाइड की। जैसे अगर मेरे पंचायत में 100 काम है तो 100 काम मैं नहीं कर सकती हूँ और इतना जनता समझ भी नहीं पाएगी। लेकिन अपने आप में मैंने प्राथमिकताएं डिसाइड की कि जिस जगह घनी आबादी क्षेत्र है, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी विकास की सूरत नहीं देखी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो मैंने उन जगहों से शुरुआत की और डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अपना काम किया। तो इससे मैं ये देख रही हूँ कि अगर ईमानदारी पूर्वक जनप्रतिनिधि अपना काम करते हैं तो काम बहुत हद तक नज़र आता है। क्योंकि जो संसाधन सरकार से हमें मिले हैं, अगर उस संसाधन को सही तरीके से आप पंचायत में लगेंगे तो वर्क दिखेगा। मैंने एक्स्ट्रा उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। मतलब अलग से अगर आप पूछेंगे तो मैंने स्वरोजगार के ऊपर काफ़ी काम किया। क्योंकि मैं जब गांव आई थी तो मैं राजनीति करने नहीं आई थी। मुझे था कि जो मेरी शिक्षा है उसे मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे लगाऊं, ग्रामीण स्तर पर उतर के मेरी ये सोच थी कि मैं रोज़गार क्रिएट कर सकूं। तो ये मैं पहले भी करती आई थी और मुखिया बनने के बाद भी मैंने इस चीज़ को जारी रखा। तो आज मेरी पंचायत की सैकड़ों महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं, इतने सारे यूथ का मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से जब आप छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप कम से कम 50 कदम तो आगे निकल ही जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने छोटी छोटी मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया है कि लोगों को मेरा काम नज़र आ रहा है, पसंद आ रहा है, और धरातल पे जब आप काम करेंगे तो उसकी सराहना होती है। अच्छा, जो है बिहार में जो है युवाओं के बीच जो है सरकारी नौकरी को लेके बहुत क्रेज़ है। आप जो है सरकारी सेवा में थी, वो छोड़ के आई, फिर आपने अपने मायके को चुना मुखिया के रूप में कैरियर शुरू करने का। तो आपने किस समय और क्या सोच के ये डिसीजन लिया था कि मुझे जो है अब नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपने गांव में जाना है, बदलाव लाना है? इसके पीछे क्या कारण? देखिए, मेरे पिताजी पेशे से एक किसान हैं। और मेरे दादाजी एक IAS पदाधिकारी थे।
तो बचपन से हम लोगों की जो परवरिश हुई है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ हम लोग जीते थे और एजुकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता था। मुझे हमेशा ये संस्कार और शिक्षा मिली कि कुछ ऐसा करो जिससे तुमसे नीचे तबके के लोगों के जीवन स्तर में तुम्हारा कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके, तभी असल मायने में आप समाज में खड़े होकर के अपनी शिक्षा को जस्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि एसी चैम्बर्स की नौकरी पाना बहुत आसान होता है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ईजी होता है कंपेरेटिवली आपको जॉब मिल जाना। लेकिन हर व्यक्ति अगर जॉब ही कर लेगा तो फिर वैसे माँ बाप का क्या, वैसे परिवार का क्या, जो गाँव पे रहते हैं, ज़मीन से जुड़ के इतनी परेशानी झेल करके अपने बच्चों को की सेटलमेंट के लिए काम करते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो हम दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता भाग जाते हैं। तो ये मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव था कि नहीं, मुझे वापस अपने गांव आना है। मैं गांव 2010 से रह रही हूँ और यहाँ पे कुछ काम करना। जब मैं आई थी तो काफ़ी चैलेंजिंग था, लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया कि अभी पढ़ लिख के दुबे जी की बेटी यहाँ पे गोबर गीजने आई है। मैंने वर्मी कंपोस्टिंग से अपना करियर शुरू किया था, जैविक खेती पे मैंने बहुत स्ट्रांगली काम किया। तो सारी चीज़ों को सुना, इग्नोर करते, बिल्कुल होता है ना कि अर्जुन का ध्यान मछली की आंख पर केंद्रित था। तो मेरा लक्ष्य बिल्कुल केंद्रित था, फोकस था, और मैं बढ़ती गई और लोग जुड़ते गए। तो इस तरीके से जब आप ऑप्टिमिस्ट सोच रख के आगे कुछ करना चाहेंगे तो हमेशा आपको आधा ग्लास भरा नज़र आएगा, खाली की बात आप नहीं करेंगे। तो बस मैंने उसी पे काम किया है। फिर आपने ये विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, और जहाँ तक मुझे जानकारी, आप काफ़ी समय से इसकी तैयारियों में लगी हुई थी, उसका क्या कारण था? देखिए, मैं एम्प्लॉयमेंट पे काम करना चाहती हूँ। मुझे मेरे क्षेत्र का विकास अगर करना है, या कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच रखता है, आप अगर बिजनेस में हैं, आप अगर अपने पैसे से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसकी एक सीमा होती है। आप कुछ हद तक कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़े स्तर पे काम करना है तो मेरी नज़र में राजनीति एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसमें अगर आप जाते हैं और बड़े पैमाने पे अगर आप सोचते हैं कि मुझे चेंज लाना है, तो ये एकमात्र ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और जो सोच हम लोगों की है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, हमारे किसानों की जो बदहाली है, उस पर मैंने बताया मेरे पिताजी पेशे से किसान है, तो हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है कि जब आपके पास खेत है और उससे आप 2 फसल नहीं निकाल पा रहे हैं, आपकी लागत बाढ़ की वजह से, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पूंजी वाले लोग किसानी करते हैं। हमारे हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जो मेजर जो इनकम का सोर्स है वो खेती से है। तो जब आपके खेत डूब रहे हैं और आपकी लागत तक नहीं निकल रही है, तो जो परेशानी उस घर में होती है वो हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। तो इस पे काम करने की आवश्यकता है, और ये काम आप तब कर सकते हैं जब आप एक मजबूत आवाज़ बन के सरकार के सामने अपनी बात को रखें और कोशिश करें कि वहाँ की योजनाओं को खींच के अपने क्षेत्र में ला सकें। तो इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे मुखिया का जो स्तर है, जो दायरा है, इससे निकल करके एक बड़े क्षेत्र में कूच करना चाहिए और अपना एक दावेदारी प्रेजेंट करनी चाहिए। और मैंने इस पे काम काफ़ी पहले इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ी हुई हूँ। तो एक होता है कि आप पार्टी टिकट लेके आते हैं, तो नॉमिनेशन आपने किया और 10-15 दिन का समय है, आप ऊपर से हवाई बातें करते हैं, प्री डिसाइडेड आपका एक घोषणा पत्र होता है, वो आप जनता को बताते हैं कि नहीं हम ये कर देंगे। आपका फोकस होता है हमें मुख्यमंत्री किसको बनाना है, लेकिन जो हमारी जनता है उसे कोई बहस नहीं है कि ऊपर में क्या हो रहा है। उसकी समस्या ये है कि हमारे खेत में हम कब तक अनुदान आश्रित रहेंगे, हमें समृद्धि कब मिलेगी, हमारी सड़कों की बदहाली कब ठीक होगी, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास टीचर्स नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं प्लेट लेके जा रहे हैं, स्लेट की तो बात ही अब नहीं हो रही है, हॉस्पिटल से महिला डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। तो जब आप ज़मीन पे काम करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने से दिखेंगी जो कि एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व खोजता है। क्योंकि इतने लाखों संख्या में जो हमारी जनता है वो सब उठ के अपना काम छोड़ के आंदोलन नहीं कर सकती है, वो अपने नेता का मुंह इसलिए देखती है कि ये हमारे लिए खड़े होकर के ऊपर सरकार से लड़ के हमारे क्षेत्र में हमारी समस्या का समाधान खोज के लाएंगे। तो इसके लिए मैंने विधानसभा चुना और मैं मेहनत कर रही हूँ। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 110 गांव में लगभग 90+ गांव में पहुँच चुकी हूँ, कुछ गांव छूटे हुए हैं अभी भी, और लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद और समर्थन दिया है। नहीं, तो यहाँ मेरा एक सवाल है कि जैसे आप निर्दलीय लड़ रही हैं, आप जैसी छवि रितु जायसवाल की भी है। उन्होंने भी जब विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तो एक पार्टी को थाम लिया। इसके पीछे ये माना जाता है कि बतौर विधायक और सांसद जो इंडिविजुअल एंटिटी है, आप बहुत व्यापक बदलाव नहीं ला सकते। तो आप जब किसी दल के साथ जुड़ते हैं, वो सत्ता में आता है या विपक्ष की भूमिका में आता है, तो आप कई भूमिकाओं का निर्वहन करने में सक्षम होते हैं, व्यापक बदलाव लाने में। तो आपको नहीं लगता कि अगर मौका भी मिल गया तो बतौर निर्दलीय आप जिस तरह का बदलाव लाना चाहती हैं वो
संभव नहीं होगा? जी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि 243 सीट्स में अगर एक सीट पे मैं बैठती हूँ जी। तो मैं अपने पूरे क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करती हूँ, और क्षेत्र की आवाज़ अगर मजबूत रहेगी तो विधानसभा के पटल पर गूंजेगी और ध्यान आकृष्ट करेगी। काम करने के लिए आपको किसी पार्टी का होना आवश्यक नहीं है। पार्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक बात है कि किसी पार्टी का चुनाव मैंने नहीं किया या मैं नहीं जुड़ी हूँ, तो मैं कोई पार्टी की विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि पार्टी एक वर्चुअल एंटिटी है। कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहती कि हम विकास कार्य नहीं करेंगे। ये उस पार्टी के नाम पे उसका झंडा उठाने वाले जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने पार्टी के विकास कार्यों को किस तरीके से फील्ड में सुनिश्चित कर पा रहे हैं। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे लगा कि नहीं, एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है वो अभी किसी भी पार्टी से मैच नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो मैनिफेस्टो है, उनकी जो बातें हैं, वो धरातल से, वो एसी चैम्बर्स पे बैठ के सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो अभी हम लोग कहीं भी जाएंगे तो हमें उनके मैनिफेस्टो को कैरी करना होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं जनता के मैनिफेस्टो को आगे लेकर के बढ़ूँ, और जो पार्टी इस मैनिफेस्टो को अपनाने के लिए तैयार होगी, हम लोग बेशक उसके साथ होंगे। तो जब कोई राजनीतिक दल आपकी विचारधारा के अनुरूप नहीं है, तो राजनीति में जो विचार हैं, जो विचारधाराएँ मानी जाती हैं, करीब करीब सब दल हैं, वो मानते हो या ना मानते हो, ये अलग बहस का विषय हो सकता है। तो फिर आपकी विचारधारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ धरातल पर विकास की, हवाई विकास की नहीं। क्योंकि आज आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप जब फील्ड में जा रहे हैं तो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको आप साइड कर दीजिए, लेकिन आम जनता क्या खुश है अपने सरकार से? अगर नहीं है तो 5 साल, 10 साल, 15 साल की बात ना करें, मैं पूरे उस 7 दशक की बात करूंगी कि 7 दशक में अगर थोड़ा थोड़ा काम भी होता रहता तो आज बहुत कुछ हो सकता था। फिर ऐसी क्या बात हुई, कहाँ लूप होल हो गया कि हम वहीं अटके पड़े हैं? आज जब उद्योग की बात होनी चाहिए तो हम लोग जाति पात की बात कर रहे हैं, समीकरण की बात कर रहे हैं। आज जब हमारे भाई कोरोना क्राइसिस में वापस घर लौट के आए, नौकरी छोड़ करके आए, अब यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान, यहाँ उसको नौकरी नहीं मिल रही है और वो बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो क्या ये हमारे ऊपर एक सवालजनक निशान नहीं लगाता है? तो जब आप ज़मीन से जुड़ेंगे, इन लोगों के बीच में रहेंगे, तो आपको पता चलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा, मैनिफेस्टो गलत नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। तो इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की यहाँ पे कमी है। हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टो, जो हमारी सोच है वो जनता से जुड़ी है। हमने अपना जो घोषणा पत्र बनाया या हमारी जो भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफी है। मुझे सामने से जो सुझाव आए मैंने उसको इंक्लूड किया है। और जब आप 100 गांव घूमेंगे तो एक जो आपकी नज़र में एकदम देहाती इंसान होगा, वो भी बैठ के कुछ ऐसा बोल जाता है जो आपको लगता है कि नहीं, ये प्राथमिकता इसे मिलनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता है। एक आपका नारा है हर लाखी फर्स्ट, तो इसके पीछे का विजन क्या है, या ये फिर ये चिराग पासवान के नारे की नकल है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारा हर लाखी फर्स्ट हमने काफ़ी पहले लॉन्च किया था। तो हर लाखी फर्स्ट का मतलब ये है कि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे विधानसभा के ऊपर है। और आज पूरे बिहार में जो सबसे पिछड़े हुए विधानसभा की गिनती होगी वो हर लाखी की आती है, तो हमें वहाँ से इसे फर्स्ट बनाना है। अच्छा। इसीलिए हमारा नारा है हर लाखी फर्स्ट, जो कि एक विकास को, ओवरऑल डेवलपमेंट को दर्शाता है, यहाँ के लोगों की संपन्नता को दर्शाता है। और इसमें हमारे छोटे छोटे कदम मिल करके जब आगे बढ़ेंगे, सारे लोगों के समर्थन से जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हर लाखी निश्चित अपनी दशा और दिशा तय करेगा। आप अभी जो जनता के बीच में जा रही हैं, तो किन मुद्दों को लेके जा रही हैं? मैं जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर के आ रही हूँ सरकार के सामने। जो हमारा मुद्दा है वो है जिस संसाधन में हम अच्छे हैं, जैसे हम पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी मतलब रिच हैं। हमारा हरलाखी विधानसभा की जो भूमि है, ये माता सीता की भूमि है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको विकास करना है तो आप जिसमें अच्छे हैं उस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए। आज हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं। यहाँ गिरजा महारानी है, यहाँ उच्चैठ भगवती हैं, विशौल विश्वामित्र हैं, कलना है, मनकामना नाथ है। और आप देखिए त्रेता युग से इस चीज़ का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। आज अगर हम लोगों ने स्ट्रांगली इस चीज़ पर काम किया होता तो रोज़गार की असीम संभावनाएं हमारे विधानसभा क्षेत्र में हो सकती थी।
कोई भी राज्य जहाँ पर आप देखिए मतलब शनि सिंगनापुर की बात कीजिए, वैष्णो देवी की बात कीजिए, जो हमारे पास ऑलरेडी है और उस चीज़ को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और हमारे लोग मजबूर हो रहे हैं पलायन करने के लिए। तो हम संसाधन से परिपूर्ण है, बस ज़रूरत है उस संसाधन को डेवलप करने की और जो छुपी हुई संभावनाएं हैं उसे लाइट में लाने की। हमारे युवा वर्ग स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं। जब मैं घूम रही थी तो मुझे ऐसे कई सारे प्लेयर्स मिले जो स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं। जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे पता चला कि उन्हें कोई प्रोत्साहन ही नहीं मिला कि वो वापस जिला तक पहुंच पाए या स्टेट तक पहुंच पाए। तो आखिर ऐसा क्या है? जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप यूथ को आगे बढ़ाएंगे तभी आपका सारा चीज़ आगे बढ़ेगा। तो यूथ का मतलब ये नहीं है कि उसे चुनाव के समय आप सिर्फ मिसगाइड करके और 1 महीने के लिए यूटिलाइज़ कीजिए और फिर थ्रो कर दीजिए। यूथ को आगे बढ़ाना है तो जो जिसमें अच्छा है, जिसकी जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो दम तोड़ रही हैं, हमें उसको आगे लेके आना है। तो मैं वैसे युवाओं के ऊपर काम करना चाहती हूँ जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं और हमारे जगह का, हमारे जगह के नाम को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पर स्वरोजगार क्रिएट करना पड़ेगा। स्वरोजगार क्रिएट करने के लिए मैं आज हज़ारों, मतलब मैं पहले सैकड़ों कहती थी लेकिन आज हज़ारों महिलाएं मुझसे जुड़ी हैं जो ऐसी प्रतिभाओं से लैस है कि अगर उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले तो काफ़ी कुछ जनरेट हो सकता है। बस उसको एक सही दिशा देने की बात है। हर आदमी को आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। जब हर व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता है तो आपको फिर कुछ अल्टरनेटिव ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे आपके क्षेत्र के लोगों को आप रोज़गार से जोड़ सकें। तो रोज़गार के जो आयाम आपको निर्धारित करने हैं उसके लिए वैसे सभी संसाधनों पे काम करना बहुत ज़रूरी है जिसमें हम अच्छे हैं। कृषि क्षेत्र है तो जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे, जब तक किसान मोटिवेटेड नहीं होंगे, अनुदान से अलग हटके अपने ज़मीन से फसल नहीं उपजाएंगे, तब तक आप समृद्धि की बात कैसे कर सकते हैं। तो कृषि उद्योग को अगर बढ़ावा देना है तो किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और किसान की जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि बिना बारिश के भी इनके खेत डूब रहे हैं। ऐसे कई सारे हिस्से हैं जो अगर नेपाल बरस जाए, हमारे यहाँ बारिश नहीं भी हो तो हमारे खेत बर्बाद हो जाते हैं। तो इस पे स्ट्रांगली काम करने की आवश्यकता है। और किसानों की जो बदहाली है इस पे आप तभी काम कर सकते हैं जब आप बांध के ऊपर काम करें। आप खुद सोचिए, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल मेरे दिमाग में था। मैं काफ़ी दिन से वॉच कर रही थी कि जब भी बाढ़ की समस्या होती है, चाहे वो करहरा की स्थिति हो, करहरा तो खैर सबसे ही खराब स्थिति में अगर इस पूरे विधानसभा में, क्योंकि जीवन मृत्यु का सवाल हो जाता है। तो ऐसे कई सारी पंचायतें हैं, कई सारे गांव हैं जो जलमग्न हो जाते हैं। उस समय आपको एकाएक से काफ़ी सारे प्रतिनिधि दिखाई पड़ेंगे जो 2-4 केजी का पैकेट लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, फोटोग्राफ खिंचवाते हैं और वो पेपर में, मीडिया पे पब्लिश होता है। मेरा उन वैसे तमाम प्रतिनिधियों से ये सवाल है जो अनुभवी हैं, जिन्होंने 20 साल, 25 साल, 30 साल अपना राजनीतिक करियर बिता के वो आज सामने से आए हैं, कि आज तक इस समस्या का निदान क्यों नहीं हुआ जो आपको पैकेट देने की आवश्यकता पड़ रही है। मेरा उनसे सवाल है कि क्या 5 केजी अनाज दे के आप उनके 1 महीने का खर्चा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। आज हमारे लोग बेबस हैं। 6,000 की राशि के लिए मतलब पंचायतों में लड़ाई हो जाती है, उठापटक हो जाती है। आप हमें इतना बेबस क्यों बना रहे हैं कि हम लालायित हैं आपसे अनुदान लेने के लिए, जबकि हमारे यहाँ उद्योग की बात हो सकती है, हमारे किसान संपन्न हो सकते हैं, तो फिर हम अनुदान आश्रित क्यों बनते जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हरलाखी विधानसभा क्षेत्र बहुत उपेक्षित है। इस पर स्ट्रांगली काम करने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है और योजनाओं को खींच के लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। आपने मतलब कई बड़ी बातें की। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हरलाखी की जनता आपको प्रतिनिधि अपना चुन लेती है तो 5 साल बाद फिर चुनाव होगा और अगर हम मिलें तो आप वो 2-3 काम बताइए जो आप मतलब वादा कर सकती हैं कि ये तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। देखिए, सड़क की तो बदहाली आपको नहीं दिखेगी 5 साल के बाद। हमारी जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटल्स, उद्योग, शिक्षा, कुछ भी अगर आप लाएंगे तो आपको एक प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जो सड़क है वो आपको बिल्कुल दुरुस्त नज़र आएगी, उस पर मैं प्रतिबद्ध हूँ काम करने के लिए। आपको यहाँ स्वरोजगार से जुड़े हुए काफ़ी सारे सैकड़ों हज़ारों लोग नज़र आएंगे जो ये कह सकते हैं कि नहीं, अब हमें जीवन भर अनुदान की ज़रूरत नहीं है, हम अपना पेट खुद भर रहे हैं। आपकी जो हॉस्पिटल्स की व्यवस्था है वो व्यवस्था आपको बिल्कुल दुरुस्त नज़र आएगी। हॉस्पिटल्स में मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि महिला डॉक्टर्स की बहाली हो। जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो मेरी नज़र में भगवान से कम नहीं है, क्योंकि गांव का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है तो वो पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सरकारी डॉक्टर से पहले प्राथमिक उपचार करते हैं।
तो मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा उनका भी उठाऊंगी और मैं सुनिश्चित करूंगी कि ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली पंचायत लेवल पर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में हो। इस पे मैं काम करूंगी कि जो पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है कि किसी को रेफ़र ना करना पड़ जाए, जो रेफ़र करते करते ही आदमी दम तोड़ जाता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे परिवार देखे हैं जो बर्बाद हो गए। तो आपको हॉस्पिटल्स की व्यवस्था बहुत दुरुस्त मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पर्यटन की बात है, जो पर्यटन विकास की बात है, आपको अपने हरलाखी में उन्नति नज़र आएगी, जिसमें हम समृद्ध हैं, जो माता सीता की ये भूमि है, इसमें आपको ज़रूर दिखेगा कि ये भूमि कैसे आज यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को उठाने का काम कर रही है और यहाँ के लोग कैसे खुशहाल हो रहे हैं। तो ये स्ट्रांगली मेरा मुद्दा है। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डिमांड करने की बात है। वो करीब 22-23 पॉइंट्स हैं। जैसे सीमावर्ती इलाकों में कस्टम ऑफिसर्स की मांग मैं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की तस्करी होती है और जहाँ से, जैसे मैं मधवापुर की अगर चर्चा करूँ तो मधवापुर में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ के व्यापारी पूरे मधुबनी जिला में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके सरकार को देने का काम करते हैं। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत दुख होता है कि उन्हें एक स्मगलर के, एक तस्कर के दृष्टिकोण से लोग देखते हैं। तो सही तरीके से ऑन पेपर धरातल पे काम करने के बावजूद भी उनका सम्मान कहीं गुम हो रहा है। तो कस्टम ऑफिसेज ऐसे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा, तो उसकी मांग मैं करूंगी। जितने भी सरकारी भूमि है जो अनयूज्ड पड़े हुए हैं, उस भूमि का उपयोग चाहे वो कोल्ड स्टोरेज के प्रमोशन से हो, क्योंकि यहाँ सब्जी उत्पादक काफ़ी हैं जिन्हें अपना आलू प्याज रखने के लिए सीतामढ़ी या दरभंगा जाना पड़ता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि वैसी सारी भूमि का उपयोग हम लोग अच्छे तरीके से कर पाएँ। कोल्ड स्टोरेज हो, यहाँ पे स्कूल्स की जो बदहाली हो, उस स्कूल की बदहाली पे समान काम समान वेतन, इस पे मैं काम करना चाहूँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आपके पंचायत लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, फिर चाहे वो आशा वर्कर्स हो, फिर चाहे वो ग्राम रक्षा दल के भाई हो, जिन्हें प्रोत्साहन राशि आशा को मिलती है, लेकिन ग्राम रक्षा दल को तो वो भी नहीं मिलती है। तो जब आप किसी से काम ले रहे हैं, आंगनबाड़ी सहायिकाएँ हैं, सेविकाएँ हैं, आप उनसे काम ले रहे हैं, लेकिन आप उन्हें उतना भी पैसा नहीं दे रहे हैं जो एक मिनिमम वेज आप अपने लेबर को पे करते हैं, तो फिर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो मोटिवेटेड होकर के आपके लिए काम करेंगे। तो आपको अगर कहीं से काम लेना है, प्राइवेट सेक्टर में क्यों इतना बढ़िया काम होता है, क्योंकि अगर वो पैसे दे रहे हैं तो लोग उसमें मतलब मोटिवेटेड है, कनेक्टेड है और अपना 100% देते हैं। उनके 8 घंटे की ड्यूटी मतलब 8 घंटे की ड्यूटी। यहाँ आपकी आशा वर्कर्स घर घर घूम रही हैं, परेशान हो रही हैं, और आपने उन्हें क्या दिया है आप पता कीजिए। उनका कोई वेतन सुनिश्चित नहीं है। जितने, मैं एक मुखिया हूँ और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बीइंग अ मुखिया, मैं ये स्ट्रांगली फील करती हूँ कि जनप्रतिनिधि की जो राशि है आपने 2500 रुपये प्रति माह तय कर रखी है। क्या आपको इस बात पे नहीं लगता है कि इस चीज़ में सुधार होना चाहिए? क्योंकि करप्शन तो आप खुद जन्म दे रहे हैं। अगर आप किसी को उतना भी नहीं दे पा रहे हैं जिसमें वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए, तो कहीं ना कहीं से फिर वो डिमोटिवेट होगा और उसका डायरेक्शन गलत होगा। तो इन सारी चीज़ों पर स्ट्रांगली काम करने की आवश्यकता है। जो पेंशन योजना है, पेंशन योजना में मिलने वाली जो 400 रुपये की राशि है, क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए? जो जितने भी वृद्धजन पेंशन है या दिव्यांग है, 5 साल में इतना काम आप कर पाएंगे, उम्मीद है आपको? देखिए, जो काम जो मुझसे होने वाला वो तो मैंने आपको पहले गिना दिया है, और ये मुद्दे हैं जिस मुद्दे को मैं उठाऊंगी और प्रयास करूंगी कि इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करके अपने क्षेत्र तक पहुंचा सकूं। आप काम जब करेंगे तो मैंने क्या बोला, असीमित है काम करना। तो जो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो तो दुरुस्त होगी जी, और रोजगार मेरी सर्वोत्तम प्राथमिकता है। और ये सारी चीज़ों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो हरलाखी की आवाज़ यहाँ से पहुँचेगी विधानसभा तक, क्योंकि इस पे ठोस काम होना चाहिए। आप बोलेंगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा। एक छोटा बच्चा रोता है तो उसे दूध मिलता है, हम तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, तो हम उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि हमारे विधानसभा में ऊपर से तो कोई योजना नहीं आ जाएगी? आप डिमांड करेंगे तो ही आपके पास कोई सुनने वाला होगा या कोई आपको एंटरटेन करेगा। आप डिमांड ही नहीं करेंगे तो आपके पास कोई योजना आएगी नहीं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये सारी चीज़ें हैं जिस पे स्ट्रांगली आवाज़ उठनी चाहिए। तो हमें अगर चुन के भेजा जाता है तो मैं निश्चित तौर पर हरलाखी की एक मजबूत आवाज़ बनूंगी और इन सारे मुद्दों को उठाऊंगी विधानसभा में। हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। ये हरलाखी से निर्दलीय उम्मीदवार मंदाकिनी चौधरी थी। आपने ये किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में इन्होंने खुद आपसे को बताया है। चुनाव में और राजनीति में अंतिम नतीजे ही बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। दरअसल ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए, क्योंकि इससे जो ज़मीनी मुद्दे हैं
जिनसे हमारे और आपके रोज़ के जीवन में फ़र्क पड़ता है, कम से कम ज़मीन पर उनकी बातें होने लगती है। और मंदाकिनी जैसे लोगों का राजनीति में इसलिए आना ज़रूरी है। ऑप इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।